नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। संसद में आज के एजेंडे के साथ मैं हूं प्रीति सिंह और संसद में आज के एजेंडे की सुर्खियों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और एक नजर संसद में आज के एजेंडे की सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। आज भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में देंगे जानकारी। विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट भी की जाएगी पेश। रेल मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में होगी चर्चा। सभी दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी कार्यसूची में शामिल। और लोकसभा की कार्यसूची में 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समेत 3 मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान। अनुदान मांगों की स्वीकृत होने पर लिया जाएगा विनियोग विधेयक 2021। अनुदानों की बकाया मांगों पर भी होगा मतदान। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में बयान देंगे। राज्यसभा के एजेंडे में रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछेंगे। लोकसभा की बात करें तो 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। 2021-22 के लिए आम बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को भी सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। विनियोग संख्यांक 2 विधेयक पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है, जिसे 2021-22 के अनुदान मांगों के स्वीकृत होने पर ही लिया जाएगा। इसके अलावा सदन में अलग अलग विभागों, मंत्रालयों के पत्र और अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछेंगे। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में बयान देंगे। दुनिया को कोरोना महामारी से उबारने के लिए भारत व्यापक स्तर पर वैक्सीन मैत्री अभियान चला रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने में भारत निर्मित वैक्सीन दुनिया के लिए उम्मीद बन रही है। भारत ने 20 जनवरी को सबसे पहले भूटान और मालदीव को वैक्सीन भेजी थी और सफर तेजी के साथ जारी है। अब तक दुनिया के 71 देशों में भारत की वैक्सीन पहुंच चुकी है। अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन, संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज का एजेंडा भी हम देख रहे हैं, काफी अहम कामकाज शामिल है और खासतौर से अगर हम देखें तो संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर नजरें होंगी। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में जानकारी निकल कर आएगी और हम जानते हैं कि वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए खासकर जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी किस तरह से मदद भारत कर रहा है, तो आगे भी किस तरह की प्लानिंग है, तमाम जानकारियां सामने आ सकती है। निश्चित तौर पे प्रीति, जो अभी कुछ दिन पहले एस जयशंकर ने एक बयान दिया था उन्होंने एनआरआई और पीआरआई जो पीआईओज हैं हमारे, उनके बारे में उन्होंने बताया था कि उनकी क्या स्थिति है, खास करके कोविड-19 की स्थिति में किस तरीके से भारत ने उनकी मदद की। एक काफ़ी अहम जानकारी थी जो उन्होंने सदस्यों को दी और सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को यह पता चला कि भारत सरकार ने किस तरह से अपने जो लोग हैं उनकी चिंता की। लेकिन भारत की चिंता वहीं ख़त्म नहीं हुई। भारत के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम पर अमल कर रहे हैं और उस वसुधैव कुटुंबकम की झलक शुरू से ही दिख रही थी। कोविड-19 का वुहान से जब फैलाव होने लगा पूरी दुनिया में, उस समय से ही भारत ने
तरीके से, कई तरीकों से अपने देश के लोगों की भी चिंता की और दुनिया के देश के भी लोगों की भी चिंता की, जिसमें कि सबसे पहले आपने देखा कि जो आवश्यक दवाएं हैं, वो पैरासीटामोल हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, ये सारी दवाएं पूरी दुनिया को उपलब्ध कराई गई। जिन्होंने मांगा उनको दिया गया। और उसके बाद जब कोविड वैक्सीन पे काम होना शुरू हुआ तो उस समय भी लोगों को यह लग रहा था कि कौन सा देश कोविड वैक्सीन पहले बनाएगा। तो पहले बनाने वाले देशों की सूची में भारत भी आया और उसके बाद आज जो स्थिति है कि 60% कोविड वैक्सीन दुनिया का जो है वो भारत में बनाया जा रहा है। दो एक कोविशील्ड के नाम से और कोवैक्सीन के नाम से बनाया जा रहा है। एक ऑक्सफोर्ड का है एस्ट्राजेनेका और एक हमारे यहाँ का देशी है जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत ने ली और अब उसके बाद भारत ने कहा कि जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वह सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। और उसमें यह तय किया गया कि दुनिया के जो कुछ गरीब हैं, जो काफ़ी उतनी तरह से विकसित नहीं है, विकासशील हैं, तो उन कुछ देशों को हम ग्रांट के आधार पर भी वैक्सीन देंगे और जो कुछ विकसित देश हैं जैसे कनाडा जैसे विकसित देश है उनको हम कॉमर्शियल स्तर पे भी देंगे। तो दोनों तरीके से भारत ने दुनिया के देशों की मदद की, गरीब देश भी और अमीर देश भी, दोनों देशों को वैक्सीन पहुंचाना भारत ने शुरू किया। और वसुधैव कुटुंबकम की तरह इसे एक नाम भी दिया गया जो वैक्सीन मैत्री। तो वैक्सीन मैत्री के माध्यम से भारत की एक छवि, एक जिम्मेदार देश की छवि भारत की पूरी दुनिया में बन रही है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थाएं भी भारत के इस योगदान को चिन्हित करेंगी। और अगर प्रीति जाएं तो कल जब हम देख रहे थे राज्यसभा में तो प्रश्नकाल के दौरान कुछ सदस्यों ने ये सवाल उठाए थे कि आप कोविड वैक्सीन बना रहे हैं लेकिन भारत के लोगों को कोविड वैक्सीन दे रहे हैं कि केवल दुनिया में दे रहे हैं। तो उस पे जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन ने यह काफ़ी जोर से इस बात का जवाब दिया था कि जोर देकर कि देखिए हम कोविड वैक्सीन बना रहे हैं, अपने देश के लोगों की कीमत पर दुनिया के देशों को नहीं दे रहे हैं। और यहाँ जो प्रक्रिया तय की गई कि हम जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको वैक्सीन दी जाएगी और उसके अलावा दुनिया के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो इसी जिम्मेदारी के तहत भारत अभी 71 देशों में कोविड वैक्सीन भेज चुका है और लगातार भेजने की प्रक्रिया जारी है। कल जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया था, उन्होंने कहा था कि 5.94 करोड़ डोजेज हम कोविड वैक्सीन पूरी दुनिया के दे चुके हैं और हर रोज उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ शिखर वार्ता कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने एक रिमार्क किया था कि जो हमारी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के प्रति है उस जिम्मेदारी को हम महसूस करके उस जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके जवाब में फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने एक तरीके से यह प्रस्ताव भी दिया कि हमारे यहाँ भी कोविड वैक्सीन बन रहा है, जो नेजल उनका वैक्सीन का देने का तरीका नेजल इंजेक्शन है, तो हम साथ मिलकर भी डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर सकते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि दुनिया के देश हमारी जो क्षमता है वितरण करने की उस क्षमता से प्रभावित होने लगी है और उसी के तहत हम कोविड वैक्सीन दुनिया के जो ज़रूरतमंद देश हैं सभी को दे रहे हैं, जो भी जिस तरीके से मांग रहा है क्षमता के अनुसार हम दे रहे हैं। तो यह काफ़ी अहम पहल है जो जिसके बारे में जो विदेश मंत्री जयशंकर पहले लोकसभा में बयान देंगे और राज्यसभा में 2 बजे के करीब उनको बयान देने का समय रखा गया है। बिल्कुल, अब आगे के एजेंडे की तरफ रुख करते हैं। अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ। राज्यसभा के एजेंडे में आज 3 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है। इनमें रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शामिल है। इस दौरान सभी दलों के सांसद विचार और सुझाव रखेंगे। हर मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के लिए 4-4 घंटे का समय आवंटित किया गया है। सत्र के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। अखिलेश, आज हम राज्यसभा के एजेंडे को देख रहे हैं तो 3 अहम मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है। रेल, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। हम जानते हैं कि रेलवे जो लाइफलाइन मानी जाती है हमारे देश की, उस मंत्रालय के कामकाज पर भी आज चर्चा है। तो कुल मिलाकर जो ये मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है, किस तरह के विचार, सुझाव और चर्चा हमें देखने को मिल सकती है? प्रीति, जो मंत्रालयों के कामकाज पे चर्चा होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और यह जो चर्चा होती है उसमें न सिर्फ आप समझिए कि डिमांड ऑफ ग्रांट से संबंधित खर्च और जो
उनको राजस्व मिला है, बल्कि इसके अलावा मंत्रालय के कामकाज में क्या कमियां रह गई, उनमें क्या बेहतरी किस तरीके से की जा सकती है, और इस पर भी कई तरह के सुझाव आते हैं। और निश्चित तौर पे जो सांसद होते हैं वो पूरे देश में फैले होते हैं, देश के लोगों के साथ उनका संपर्क होता है, जनता के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं, तो वे सरकार को कई तरह के ऐसी सुझाव देते हैं और आलोचनाएं भी होती हैं। निश्चित तौर पे विपक्ष के लोग भी आलोचना करते हैं, कई बार सत्ता पक्ष के लोग भी खामियां अगर कहीं है तो दिखती है तो वो उस मामले में बोलते हैं। और मंत्री के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण समय होता है, मंत्री या अधिकारी जो होते हैं जो सुन रहे होते हैं और अन्य अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो एक समझिए कि रेलवे जिस तरीके से महत्वपूर्ण मंत्रालय के रूप में उभरा था आज़ादी के समय से ही, और आज़ादी के बाद भी लगातार देश के विकास में काफ़ी योगदान रहा, उसके बाद उसको जिस तरीके से बढ़ाया गया, और इस बार जब सरकार का यह प्रयास है कि रेलवे को और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, ज़्यादा यात्रियों के प्रति जिम्मेदार और ज़्यादा यात्रियों की सुविधाओं में कैसे ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए, सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि रेल से चलने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी होती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर सरकार ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 150 नए निजी ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव दिया है जो 100 रूटों पे चलेंगे। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रेन है उनमें किस तरीके से जो नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाई जाए, तो ये सारी बातों पे चर्चा चलेगी। विपक्ष की तरफ से यह भी सवाल उठाया जा सकता है, जो मुझे पता चला है कि वो कहेंगे कि आप निजी ट्रेनों को क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं। वो इस बात का भी जवाब चाहेंगे कि आप जो स्टाफ की संख्या में कमी करने की बात आ रही है उस पर भी जवाब मांगेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो ये सारी बातें होंगी और सरकार के पास इसका जवाब होता है, क्योंकि सरकार बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेती है, और जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया पिछले तकरीबन 90 के दशक से चल रही है, उसी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का यह भी एक चरण है। और कई मामलों में जो विपक्ष के कई दल हैं और जो सत्ता पक्ष है वो सारे आर्थिक सुधारों पे तकरीबन सहमत रहे हैं। कुछ ऊंच नीच है, कुछ ज़्यादा करना है, कम करना है, इस पे मतभेद रहा है। तो इसको लेकर कोई विभेद नहीं रहा है कि सुधार नहीं किए जाएंगे, विभेद इस रहा है कि किस में आपने क्या किया। तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी अहम समय है, और रेल जैसा मंत्रालय जिसको कहते हैं कि हम सबों की ज़िंदगी से सब लगातार रेल जुड़ा रहता है, तो ये काफ़ी रोचक चर्चा होने की संभावना है आज राज्यसभा में। बिल्कुल अखिलेश, से लेकर बिल्कुल आप बने रहिए। अब लोकसभा के एजेंडे पर हम थोड़ा नजर डालेंगे। लोकसभा के एजेंडे में वित्तीय कामकाज आज शामिल है। सदन में 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। 2021-22 के लिए आम बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को भी सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। 2021-22 के अनुदान मांगों के स्वीकृत होने पर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पेश करेंगी। वो विनियोग विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। अखिलेश, हम लोकसभा के एजेंडे को आज हम देखें तो वित्तीय कामकाज आज शामिल है। ये किस तरह से अहम रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि ये जो टाइम होता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स का, एक टेस्टिंग टाइम की तरह होता है सरकार के लिए। तो कुछ क्या हम माने कि किस तरह से सरकार इसके लिए तैयार? निश्चित तौर पे प्रीति, जब बजट सत्र चलता है तो बजट सत्र का एक प्रमुख अंग होता है जो बजट को पारित कराना। तो बजट एक तरीके से संपूर्ण बजट तो पारित हो गया फर्स्ट हाफ में, लेकिन अब जब विभागीय बजट दिया जाता है तो विभागीय बजट को भी पारित कराना होता है, और उसमें लोकसभा की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। तो इसलिए आज लोकसभा में जितने 2 लेजिस्लेटिव बिजनेस भी हैं, अप्रोप्रिएशन बिल, और उसके अलावा जो मंत्रालयों के जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं, तो उस पर सरकार की इस बारे में चेष्टा होती है कि वो पूरी तरह से मतदान के दौरान जाए, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया इसमें पूरी करनी पड़ती है, और मतदान के दौरान उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार की पूरी कोशिश होती है कि उनके सदस्य पूरी संख्या में मौजूद रहें। और कल ही एक व्हिप जारी किया गया आज सत्ता पक्ष की तरफ से कि आज उनके सभी सदस्य मौजूद रहें। तो ये व्हिप जो होता है वो बाध्यकारी होता है कि सत्ता पक्ष का जो भी है वो आज मौजूद रहेगा, कि ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी न सत्ता पक्ष को झेलनी पड़े। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये है कि देखिए, आप राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और जो बहुत सारे सांसद विपक्ष के खास तौर पे सांसद अपने अपने राज्यों में हैं,
तो इसलिए उस तरह की कोई परेशानी की स्थिति नहीं होगी। लेकिन जो तैयारियां होती हैं, सरकार को पूरी तरह तैयारी करनी पड़ती है और सरकार को जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वो नेशनल हाईवेज और ट्रांसपोर्ट का मामला हो, चाहे वो अर्बन अफेयर्स का मामला हो। ये सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं। और विपक्ष सवाल इस बारे में करता है कि अगर हाईवेज की स्थिति क्या है और हाईवेज जिस तरीके से प्रमुखता पाता जा रहा है पूरे देश के आर्थिक प्रगति के बीच में, तो उस हाईवे में किस तरीके की प्रगति हो रही है, क्या समस्याएं हैं। और विपक्ष सरकार को इस बारे में कटघरे में भी खड़ा करने का प्रयास करती है कि जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। अर्बन अफेयर्स के बारे में कई तरह की योजनाएं हैं जिसके बारे में विपक्ष ये सवाल करेगा कि अगर सिटी स्मार्ट सिटी बनानी है तो स्मार्ट सिटी की क्या प्रगति है, और जो शहरों में, नगरों में और जो आधुनिक व्यवस्थाएं बनानी है उसमें क्या प्रगति होती है। तो सरकार के लिए दोनों तरफ से जिम्मेदारी होती है, एक तो वोट के द्वारा पारित कराना और दूसरा जो सदस्यों के सवाल हैं उन सदस्यों के सवाल का जवाब भी तैयार करना। तो काफ़ी अहम समय है लोकसभा में। और जो मुझे जो सूचनाएं मिल रही है, आज लोकसभा थोड़ी देर तक चलेगी क्योंकि 6 बजे ही रखा गया है जो ज़्यादा डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, और उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है तो आज थोड़ा ज़्यादा देर तक लोकसभा चलने की संभावना। बिल्कुल अखिलेश, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इस तमाम जानकारी को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे के एजेंडे पे नजर डालेंगे। राज्यसभा में आज कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। सांसद जुगल सिंह माथुर जी लोखंडवाला और प्रियंका चतुर्वेदी वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगी। सांसद रामगोपाल यादव, डॉक्टर एल हनुमंतैया और संपतिया उइके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद के केशव राव, केसी राममूर्ति और संजय सेठ उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद छाया वर्मा और कैलाश सोनी कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। सांसद टीजी वेंकटेश और तिरुचि शिवा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद जीसी चंद्रशेखर और अहमद अशफाक करीम रसायन और उर्वरक श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। सांसद जया बच्चन और बृजलाल विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी और रामचंद्र जांगड़ा शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा में रखेंगे। वहीं लोकसभा में भी कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सांसद राजेंद्र अग्रवाल और एम के राघवन सरकारी आश्वासनों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद डॉक्टर प्रोफेसर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी और कृपाल बालाजी तुमाने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति का विवरण सभा में रखेंगे। सांसद पीसी गद्दीकौदर और देवेंद्र सिंह फूले कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद पीपी चौधरी और हरसिमरत कौर बादल विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल और शंकर लालवानी शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा सांसद जगदम्बिका पाल और शंकर लालवानी शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की गई कार्रवाई का विवरण सभा पटल पर रखेंगे। सांसद उदय प्रताप सिंह और अरुण कुमार सागर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और मनोज किशोर भाई कोटक वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद विद्युत बरन महतो और रविंदर कुशवाहा उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। सांसद सुनील कुमार पिंटू, सुशील बाबूराव मेढ़े परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा और डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार एस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
वहीं लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 338वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री धोत्रे संजय शामराव लोकसभा में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 6ठे प्रतिवेदन की सिफारिशों और टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी सदन में देंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री धोत्रे संजय शामराव डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2020-21 के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिशों और टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी भी देंगे। और अब एक नजर डालेंगे प्रश्नकाल पर। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सवालों से होगी। सांसद एल हनुमंतैया पूछेंगे, क्या सरकार अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिए कोई नई नीति या योजना बनाने का विचार रखती है? सांसद संजय सेठ पूछेंगे, क्या सरकार वृद्धजनों के लिए पोषण अभियान की योजना बना रही है? सांसद कैलाश सोनी पूछेंगे, क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवाओं की आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाएगी? और अब बात गृह मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद एमवी श्रेष्ठ पूछेंगे, क्या देश में हाल ही में समाज के वंचित वर्ग की लड़कियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के प्रति बलात्कार के अपराध बढ़े हैं? सांसद छाया वर्मा पूछेंगी, विगत 5 वर्षों के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का के अधीन की गई गिरफ्तारियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? सांसद संजय सिंह पूछेंगे, क्या यह सच है कि साइबर अपराध विशेषज्ञों ने मंत्रालय की साइबर अपराध वॉलंटियर संकल्पना पर गहरी चिंता व्यक्त की है? सांसद बृजलाल पूछेंगे, सरकार की ओर से विगत 3 वर्षों के दौरान नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य स्तर पर किए गए इंतजामों का ब्यौरा क्या है? और अब बात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद बी लिंगिया यादव पूछेंगे, क्या सरकार आयात निर्भरता को कम करने और 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को 40% तक बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है? सांसद मोहम्मद नदीमुल हक पूछेंगे, क्या सरकार ने विभिन्न उद्योगों में जैव ईंधन के उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं? सांसद विकास रंजन पूछेंगे, समूचे भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट होने पर भी विगत 3 माह के दौरान सरकार ने किस आधार पर एलपीजी गैस की कीमत लगभग 200 रुपए बढ़ा दी? और अब बात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद ए विजय कुमार पूछेंगे, दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत कितने मौजूदा भवनों को ढाया जाएगा और फिर से बनाया जाएगा? सांसद वाई को पूछेंगे, देश में विशेषकर तमिलनाडु के संदर्भ में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है? और अब बात नागर विमानन मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद रामनाथ ठाकुर पूछेंगे, क्या सरकार बिहार के समस्तीपुर को उड़ान योजना में शामिल करने के संबंध में कोई फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी कराएगी? सांसद विजयपाल सिंह तोमर पूछेंगे, क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश समेत भारत के नागर विमानन अवसंरचना में निजी निवेश आमंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? और अब बात करेंगे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों की। प्रश्नकाल की शुरुआत लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सवालों से होगी। सांसद दीपक बैज पूछेंगे, क्या सरकार का विचार सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने के लिए किसी विनियामक की नियुक्ति करने का है? सांसद अर्जुन लाल मीणा पूछेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत डिजिटल रूप से साक्षर
के रूप में शिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। और अब बात रेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले सवालों की। सांसद विष्णु दत्त पूछेंगे कि क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अनेक मार्गों पर रेलगाड़ियां न चलने के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सांसद रामकृपाल यादव पूछेंगे क्या वर्तमान में चल रही समस्त रेलगाड़ियां विशेष रेलगाड़ियां हैं और उनके किराए भी पिछले किरायों की तुलना में अधिक हैं। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे पूछेंगे क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पुणे नासिक रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई कदम उठाए हैं। सांसद संगम लाल गुप्ता पूछेंगे क्या रेलवे का विचार दिल्ली और मुंबई सहित 50 रेलवे स्टेशनों को सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का है। सांसद उमेश जी जाधव पूछेंगे क्या सरकार ने वर्ष 2014 में घोषित किए गए गुलबर्गा रेल मंडल संबंधी व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की है। और अब से थोड़ी ही देर में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। लेकिन आखिर में एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।